नमस्कार साथियों, और आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम आप लोगों के लिए ले आए हैं ज्योग्राफी का टेस्ट सीरीज। और ये जो टेस्ट सीरीज है बहुत लंबा चलने वाला है। इसमें हम डेली लगभग 2-3 दिन के अंतराल पर हो सकता है वो, तो क्लास में आपको वीडियो देते रहेंगे ऑफलाइन क्लास में। और इसमें आपको हम जो प्रैक्टिस करवाएंगे वो प्रैक्टिस का लेवल जो होगा टीजीटी पीजीटी का और नेट जेआरएफ तक का इसका लेवल होगा। इसमें जो हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है साथियों वो पिछले ईयर में किसी न किसी ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं या आने की प्रबल संभावना वाले क्वेश्चन हैं। आप इसे पूरे मेहनत से और पूरे लगन से जब तक वीडियो को चलाएं तब तक देखें। और इसके अलावा यह वीडियो यदि पसंद आए तो दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए साथियों, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथियों, ज्ञानालय आपके लिए सदैव तत्पर है, आपकी तैयारी के लिए हमेशा अग्रसर है कि आपके लिए दिन रात मेहनत जो भी करना पड़े किया जाए। और आप लोग यदि अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर आपको अब इस तरह से प्रैक्टिस बराबर करवाया जाता रहेगा और 20 क्वेश्चन आपको इसमें मिलते रहेंगे हर प्रैक्टिस सेट में। आगे की रणनीति जिस तरह से रिस्पांस रहेगा उस हिसाब से किया जाएगा। 20 क्वेश्चन से ज़्यादा बढ़ाना है या 20 क्वेश्चन ही रखना है हम लोगों को, ठीक है, वो आप लोग निर्धारित करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला वीडियो का पहला क्वेश्चन। साथियों, यहाँ पर है भारतवर्ष का आकार विश्व में किस नंबर पर है। तो यहाँ पर साथियों पहला विकल्प दिया गया है कि 5वां सबसे बड़ा देश है, जो कि यह गलत है। दिया गया 6वां सबसे बड़ा देश है, जो कि यह भी गलत है। दिया गया 7वां सबसे बड़ा देश है, तो यह बात सही है। तो इस तरह से पहले का उत्तर जो होगा साथियों आपको मिलेगा सी। आगे यदि हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें कहा जा रहा है भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है या 32,87,000 इस तरह से वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर जो ये बात कहा जा रहा है वो सही है, क्योंकि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है हमारा क्षेत्रफल। इस तरह से आगे की जो बात है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, तो यह भी बात सही है साथियों। अगला है भारत का रेखांशीय विस्तार, यानी कि यदि बात करें देशांतर की तो देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री पूर्व तक, तो यह भी बात सही है साथियों। अगला कह रहा है भारत में राज्यों की संख्या 29 है, तो यह वर्तमान डाटा से यह मेल नहीं खाता है 28 राज्यों से, ठीक है, जबकि यहाँ पे लिखा गया 29 राज्य, वर्तमान में 28। आगे देखिएगा साथियों, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। यहाँ पे अगरतला दिया गया है, गांधीनगर दिया गया है, जबलपुर दिया गया है, उज्जैन दिया गया है। तो तीसरे का जो उत्तर होगा मित्रों वह होगा गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो आपको बताना है इन 4 राज्यों में से कौन ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो पहले हमें यह देखना होगा कि कर्क रेखा पर जो स्थित देश हैं, स्थित इसमें राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है, हाँ गुजरती है। मिजोरम से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती है। मणिपुर राज्य जो है साथियों यह आप देखेंगे कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, यानी कि इसका उत्तर जो होगा वह कौन सा होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। तो यह साथियों थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उत्तर कितना होगा, सही होगा कितना होगा सही। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा साथियों कि ये टाइम जो पूछा जा रहा है कितने पे पूछा जा रहा है, 120 डिग्री
ईस्ट पर पूछा जा रहा है। और हमारा जो मध्याह्न है, यानी कि हमारा जो मध्याह्न यानी उत्तर है वह है साथियों 82°.5 मिनट ईस्ट में है। तो इस तरह से मित्रों यह जो अंतराल है उसको हम अगर निकालते हैं तो यहाँ पर यदि हम दशमलव लगा दें और यहाँ पे 0 कर देते हैं और ये है ईस्ट, तो यहाँ से अगर उधार जाता है तो 10 होता है, 10 में से 5 गया तो 5 हो गया। अब यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 2 गया तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, लिख नहीं रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 7 आ जाएगा, मान लीजिए कि 7 हो गया। ठीक, और इसके बाद यहाँ पे 11 है, 11 में से अगर आप देखेंगे 8 अगर घटाएंगे तो 8 2 10 इधर, एक 2 हो जा रहा है और एक उधर 3, तो 3 इधर हो जाएगा, यानी कि 37°5 मिनट हो गया। अब इस 37°5 मिनट को आपको गुणा करना है, किससे? 4 से गुणा कर देना है। 4 से जब आप गुणा करेंगे तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ से 4 से गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 के शून्य हासिल 2 आया। इस तरह से यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, एक अंक पे दशमलव है। 4 से 28 29 30, 30 के शून्य हासिल यहाँ पे 3 और 4 तिहाई 12 और 3 15, यानी कि कुल मिलाकर के आ गया 150 मिनट। अब इस 150 मिनट को साथियों हम यदि इसको बदलें घंटे में तो आप देखिएगा कि यह 150 मिनट यानी कि 6 दूनी 12, 2.5 घंटा आगे है। तो जब यह 2.5 घंटा आगे है तो आपके जब यहाँ पर 12 बज रहा होगा तो 12 के इधर वाले पे 120 है, तो इसमें क्या करेंगे आप प्लस 2.5 घंटा कर देंगे जब, तो आप देखेंगे कि इसका 2.5 घंटा आप जोड़ेंगे तो इसमें आपका आ जाएगा साथियों यहाँ पे 12 प्लस 2.5 घंटा यानी कि 2.5, कुल मिलाकर के 12 2 14 और 14 घंटा 30 मिनट। तो ये 14 घंटा 30 मिनट कहाँ पे है? आपको विकल्प बी में मिल जा रहा। तो इस तरह से साथियों आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे हमने आपको बता दिया, और यहाँ पे सॉल्व करने का ये जो आप देखेंगे यहाँ पे ये 1 मिनट बराबर होता कितने के है? 1 डिग्री अक्षांश बराबर होता है 4 मिनट के। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो पहले आप उसको अक्षांशीय अंतर, देशांतरीय अंतर निकाल लीजिए, उस देशांतरीय अंतर को 4 से गुणा कर दीजिए। इसके बाद जितना आएगा उसको आप 60 से डिवाइड कर देंगे तो वह घंटे में आ जाएगा। इस तरह से हमने 5वें क्वेश्चन को सॉल्व किया। आइए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। इसमें पहली लाइन कही जा रही है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग था। तो भाग था साथियों, हमने आपको क्लास में पढ़ाया है। अगला है कश्मीर घाटी की रचना एक समअभिनत में हुई है। तो यह भी हमने आपको बताया है कि हाँ ऐसे हुई है। तो इस तरह से आपका पहला और दूसरा ये दोनों सही हो रहा है। आगे देखिएगा, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। तो यहाँ पर ये भी सही हो रहा है। अगला है हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट, चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुआ है। तो ये क्या ये बातें सही है साथियों? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है कि भारतीय प्लेट इधर यूरेशिया वाले प्लेट से जा कर के इंडियन प्लेट टकराई है, और ये इंडियन प्लेट टकराने के बाद ये हिमालय का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। तो आपका इसमें उत्तर हो जाएगा 6वें का ए। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय में होता है। क्या होता है? कम होता है कि ज़्यादा होता है?
तो साथियों पश्चिमी हिमालय में जो ट्री लाइन की ऊंचाई होती है वह कम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूची मिलान करना है साथियों। यहाँ पे लिखा गया है जुकू घाटी, मुर्खा घाटी, सांगला घाटी, युथांग घाटी। तो इसमें से आपका जैसे जुकू घाटी देखते हैं तो यह सिक्किम में है, सॉरी यह जुकू घाटी जो है ये है नागालैंड में, यहाँ पे नागालैंड में। तो बी का 4 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो यानी कि ये 2 कट गए। युथांग, यह युथांग जो होगा वह सिक्किम में होगा। तो डी का 1 दोनों में दिया गया है। आगे देखते हैं, अगला है इसमें मुर्खा घाटी और सांगला घाटी। सांगला घाटी और मुर्खा घाटी जो है यह है आपका सांगला घाटी। सांगला घाटी मिलान करेंगे जब आप तो हिमाचल प्रदेश में जाएगा, और मुर्खा घाटी जो है इसका यदि आप मिलान करेंगे तो यह आपका हो पाएगा, एक सेकंड साथियों, ये आपका फिर से देखिएगा साथियों, यहाँ पर ये कट गया था मिलाते टाइम पे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मुर्खा घाटी जो है यह है आपका यहाँ पहले का जम्मू कश्मीर। जुकू हमने बताया था आपको कहाँ पे है, जुकू हमने आपको बताया था नागालैंड में है। और हमने युथांग बताया था कहाँ पे है, युथांग सिक्किम में है। और सांगला हमने बताया हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरह से पहले का तीसरा 2 जगह पे है, और दूसरे का चौथा दोनों जगह पे है। सांगला तीसरे का दूसरा इसमें भी है और इसमें भी है। तो इस तरह से इसमें भी है। और जुकू घाटी बी का 4 इसमें नहीं है साथियों। तो ये वाला उत्तर सही हो गया। थोड़ा कूट वाले में स्पेस कम मिलने की वजह से ऊपर नीचे करने में आपको अगर देखेंगे तो ऑनलाइन एग्जाम में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस करके जाएं आप लोग। आगे देखिएगा, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सीमा सबसे अधिक लंबा है? तो आपको पता है साथियों गुजरात है, और इसके बाद दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है साथियों, निम्न वाक्यों में से कौन सा सही नहीं है? मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है। तो इस तरह से इसमें कह रहा है कि कौन सी सही नहीं है, तो यह बात तो सही है। अगला कह रहा है भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, यह भी सही है। पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती है। कौन सा सही है इसमें कह रहा साथियों? तो ये जो है सभी के सभी गलत दिख रहे हैं। पंजाब राज्य की सीमा जम्मू कश्मीर से नहीं लगती है, तो ये भी लगती है। आगे है अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, तो नाम दफा वगैरह वहीं पे है, तो ये भी गलत है। यह प्रश्न साथियों गलत है पूरी तरह से, इसमें इसका उत्तर नहीं है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन गलत मान करके चलिएगा, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कि सही हो। आगे देखिएगा मिलान करने वाला, फिर यहाँ पे कूट वाला आ गया है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। जौनसारी जो जनजाति है साथियों, यह जौनसारी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो जौनसारी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। संथाल यदि आप देखेंगे तो संथाल जो पाई जाती है वह पाई जाती है झारखंड में। भील यदि आप देखेंगे तो भील जो जनजाति पाई जाती है, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पर जो भील जनजातियाँ हैं ये मध्य प्रदेश में भी पाई जाती हैं। भील जनजातियाँ मध्य प्रदेश में भी पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जौनसारी जो होगा यह उत्तराखंड में होगा साथियों, ये गलत यहाँ पे मिलान हो गया। फिर से देखिएगा, जौनसारी जो होगा उत्तराखंड में होगा, ये मध्य प्रदेश में चला गया। भील जनजातियाँ इस पे होंगी और संथाल जनजाति इसमें होगी, लेप्चा जनजाति इसमें होगा। तो इस तरह से साथियों आपका जो ये उत्तर बन रहा है यह बन रहा है पहले का तीसरा,
दूसरे का पहला और ये दूसरा और चौथा, कुल मिलाकर के आपका बी वाला उत्तर सही हो जा रहा है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है? महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, तो ये बात सही है। गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र से होता है। यहाँ पे गोदावरी नदी की बात की जा रही है और कह रहे हैं कि ये महाराष्ट्र से होती है, तो चलिए सही है। कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश से होता है, तो ये बात गलत है। हमने आपको बताया था कि नीलगिरी के पहाड़ी जो है वहाँ के आसपास कर्नाटका से निकलती है यह। आगे देखिएगा, ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है, तो यह भी सही है। यानी कि आपका उत्तर जो होगा 12 का ये वाला हो जाएगा, यहाँ पर सी है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो ये हम आपको बहुत ही बार पढ़ा चुके हैं, तो इसमें से कौन सा सही होगा? नर्मदा है, ताप्ती है, मांडवी है और महानदी। इन सभी में से आप देखेंगे कि नर्मदा भी बनाती है, ताप्ती भी बनाती है, मांडवी भी बनाती है। महानदी जो है यह पूरब की तरफ प्रवाहित होने वाली नदी है, तो यह एस्चुरी नहीं बना करके क्या बनाएगी? यह डेल्टा बनाएगी। आगे देखिएगा, यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन को आप मिलाइएगा। इसमें ब्रह्मगिरी पहाड़ी दिया गया है, बेरीनाग सोता दिया गया है, महाबलेश्वर दिया गया है, छोटा नागपुर पठार दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कावेरी, झेलम, कृष्णा, सुवर्णरेखा नदियों को दिया गया जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे आपको देखना है कि इसका उत्तर कौन सा सही होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, छोटा नागपुर पठार को हम लोग पहले देखते हैं, तो ये कहाँ पे होगा? सुवर्णरेखा नदी निकलती है यहाँ से, जो कि पूर्वी घाट की तरफ प्रवाहित होती है, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और यह पूरब की तरफ प्रवाहित होने वाली एकमात्र ऐसी नदी है जो कि एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी बनाती है। ठीक है, यह डेल्टा नहीं बनाती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह जो छोटा नागपुर का पठार है यह ऊंचा उठा हुआ भाग है, और यहाँ से निकल करके यह सुवर्णरेखा नदी बहुत तीव्र गति से प्रवाहित होती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिस कारण से यह गाद वगैरह जो होता है इसका बहुत अंदर तक लेकर के चली जाती है, यानी कि अपने समुद्र के तटीयवर्ती क्षेत्रों में गाद का निक्षेपण नहीं करती है। ठीक है, तो इस तरह से यह हो गया डी का चौथा। डी का चौथा हो गया। महाबलेश्वर है, ब्रह्मगिरी है, बेरीनाग है। बेरीनाग झील से कहाँ से निकलती है? झरना। ये कौन सा है? झेलम है। तो इस तरह से झेलम भी हो गया, और झेलम के अलावा आपका महाबलेश्वर, ये भी कृष्णा से मिलती है। ये सभी लगभग मिलान तो सही दिख रहे हैं, यानी कि इसका ये भी हो गया, एक का एक। ठीक, बी वाला इसमें उत्तर साथियों सही हो रहा है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर जो कोट दिया गया है वह है, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। तो यह बात सही भी है कि अंतर्देशीय अगर देखा जाए तो दूसरे देश के साथ हमारा जलीय व्यापार नहीं हो पाया है। ऐसा क्यों हुआ है? नदियों में जल की कमी के कारण। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कारण ये बता रहे हैं, भारत के अधिकांश भागों में वर्षा जो होता है साल के 4 ही महीने होता है, इस वजह से यहाँ पर इनका विकास नहीं हो पाया। तो ऐसा कहना इनका तर्क है। तो ये बात भी सही है, बात सही भी है और व्याख्या भी सही है। तो इसलिए 15 का ए वाला सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ 15 के बाद 16वां क्वेश्चन जो दिया गया साथियों, यहाँ पे कहा जा रहा है, प्रतिचक्रवातीय स्थितियाँ शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और तापमान निम्न हो जाता है, यानी कि तापमान न्यूनतम हो और दाब अधिकतम हो, तभी यह प्रतिचक्रवात बनता है। ये स्थितियाँ तो सही बता रहे हैं, तो इसलिए यह सही हो जाएगा। आगे कह रहे हैं, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न ताप वाली प्रतिचक्रवातीय स्थितियां पैदा होती हैं। तो यहाँ पे वर्षा से अगर कह रहे हैं कि निम्न ताप वाली प्रतिचक्रवात उत्पन्न हो जाता है, तो यह बात हमें साथियों नहीं सही लग रहा है, क्योंकि यह वर्षा से निम्न तापमान नहीं, यहाँ पे वर्षा से निम्न दाब नहीं क्रिएट हो पाएगा, निम्न तापमान नहीं क्रिएट हो जाता है कि उस तरह से प्रतिचक्रवात आ जाए। तो इस तरह से साथियों 16 वाले क्वेश्चन का कथन तो सही है, लेकिन कारण इसका सही नहीं है, यानी कि ए तो सही है और आर इसका गलत है। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। आगे है 17वां।
17वें क्वेश्चन में दिया गया है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तो इसको हम पढ़ा चुके हैं, यहाँ पे बात सही है। यहाँ पे है उनमें जैव तत्वों की प्रचुर मात्रा होती, तो यह बात गलत है साथियों। क्यों गलत है? क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी उद्भेदन जहाँ पे हुआ होता है वहाँ पर काली मृदा का निर्माण होता है। काली मृदा का जहाँ पे निर्माण होता है वह काली मृदा जो होती है स्वतः जुती हुई मृदा कहलाती है। तो ऐसे में जब ज्वालामुखी उद्भेदन से इसका निर्माण हुआ है तो ज्वालामुखी में कोई भी ऐसा अवशेष नहीं मिलेगा जो कि जैविक तत्व हो, यानी कि कोई जीव का तत्व हो। अगर ऐसा तत्व मान लीजिए कि कहीं पे रहता भी है तो भी वह इतना तापमान होता है कि उसमें ख़त्म हो जाएगा उस मैग्मा में। ठीक है, तो इसका यह गलत हो जाएगा, यानी कि ए सही है और आर गलत है। तो इस तरह से 17 का क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा ऑप्शन। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पे तेजाबी जो ये बोल रहे हैं इनके कहने का मतलब है अम्लीय मृदा। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें साथियों लाइम का उपयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा। आगे है 19वां, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? यहाँ पे दिया गया है पर्णपाती आर्द्र शीतोष्ण वन, और इसके बाद कहा जा रहा है कि उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन। इसके बाद कहा जा रहा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, और इसके बाद उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। यहाँ पर साथियों ध्यान दीजिएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन जो है वह कहाँ पे पाया जाता है? वह इस वाले क्षेत्र में पाया जाता है और इस वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो यही दो जगहों पे पाया जाता है, तो इसलिए यह तो हो नहीं सकता है। पर्णपाती आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन की बात हो रही है तो यह भी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा उपोष्ण शुष्क की बात कर दे रहा है, तो शुष्क वाला क्षेत्र भारत में कम ही मिलता है। ज़्यादातर यहाँ पे क्या होता है? आर्द्र या यहाँ पे ग्रीष्म वाला होता है। तो यहाँ पे उष्ण होगा, शुष्क नहीं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होगा सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ। आगे देखिएगा, यहाँ पर वनों के प्रकार दिए गए हैं और प्रदेश दिए गए हैं कि किन किन प्रदेशों में ये वन पाए जाते हैं। मान लीजिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की बात की जाए साथियों, तो यह जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है यह कहाँ पर होगा? आप देखेंगे गंगा का जो तराई भाग है, हमने तराई मैदान पढ़ाया, इसके बाद पहले भाभर फिर तराई, तो वहाँ तराई वाले क्षेत्र में आप देखेंगे आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाएगा। कौन सा? आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाएगा। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो होगा उसके और नीचे पाया जाएगा शुष्क पर्णपाती वन, यानी मध्य गंगा का मैदान में होगा। अल्पाइन की अगर बात किया जाए तो यह अल्पाइन जो होगा हिमालय क्षेत्र में मिलता है और हिमालय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में होगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात किया जाए तो सदाबहार वन जैसा कि अभी हमने आपको पहले ही बताया कि ये यहाँ पे मिलता है और यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ आपका सह्याद्री वाली बात आ रही है, तो सह्याद्री वाली को जोड़ दीजिए। इस तरह से चौथे का 2 हो जाएगा। तो इस तरह से 4 और पहले का चौथा हो जाएगा, दूसरे का तीसरा, 4 2 और 1 4 3 1 2 4 3 1 2, इसमें 4 3 1 2 पहले वाला ही विकल्प सही है। तो साथियों हम इसको यहीं तक रखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में जो भी हमने क्वेश्चन कवर करवाए हैं वो क्वेश्चन कैसा रहा, उसका लेवल कैसा रहा, हमें और लेवल में क्या करना चाहिए, कैसा क्वेश्चन सेलेक्ट करना चाहिए, इन सब से संबंधित कोई भी आपके मन में यदि बातें हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको साथियों अपने पढ़ाई से रिलेटेड हर ग्रुप में शेयर करने का कोशिश करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।